हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। बेटा कल मैंने आपको करवाया था गलता लोहा, जो कहानी वो मैंने आपको करवाई थी, उसका सार पढ़ के सुनाया था मैंने आपको। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन क्या होता है बेटा? जो घन होता है, जो लोहार का वो होता है ना, जिससे लोहे को वो कूटते हैं, उसको सीधा करते हैं, उसको घन कहते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जुबान की चाबुक का उपयोग करते हुए कहा। चाबुक क्या होता है बेटा? हंटर जिसको बोलते हैं। कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है। किसको कहा था? ये बात धनराम को कहा था। ठीक है, वहां विद्या का ताप नहीं पहुंचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि पिता ने उसे धौंकनी फूंकनी का सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। उपर्युक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। देखो बेटा, किताब जब हम पढ़ते हैं उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन जब कोई हम हाथ का काम सीखते हैं तो उसमें भी एक विद्या है। यानी कि लोहे का अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप मिट्टी का काम कर रहे हो, चाहे आप बिजली का काम कर रहे हो, इन सभी कामों के लिए किसके दिमाग की जरूरत होती है। लेकिन दिमाग लगाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कि जब पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं उसमें अलग किस्म का दिमाग चाहिए होता है, अलग किस्म की एनर्जी चाहिए होती है। और जब आप कोई काम सीख रहे होते हो तो देखो, वो पढ़ाई में तो नहीं चल पाया, हालांकि वो बंदा पढ़ाई में नहीं चल पाया धनराम, लेकिन वो लोहे का काम जो है उसके पिता ने उसको बचपन से ही साथ साथ सिखाना शुरू कर दिया था और उसमें वो माहिर हो गया था, वो काम वो सीख गया था। तो यही है, एक तो पढ़ाई की विद्या है बेटा, और एक थी घन चलाने की विद्या, मतलब कि जो वो हथौड़े से काम करते थे ना, एक उसकी विद्या थी। तो यहाँ ये जो जिक्र है ये किया था मास्टर त्रिलोक सिंह ने, जो इनके दोनों के मास्टर थे, मोहन के और धनराम के। दूसरा प्रश्न है बेटा आपका कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। ये तो बेटा मैंने आपको अभी बताया भी था कहानी में। धनराम में ही बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते। दूसरे, कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। एक तो बेटा कहीं ना कहीं एक जातिगत भेदभाव भी आ जाता है ना, कहीं जो है नीची जात जो समाज में समझी जाती थी या अभी भी है कहीं ना कहीं, तो उनके मन को ये लगता था कि भाई ये जो पंडित लोग हैं बस यही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जो भगवान ने बुद्धि है वो इन्हीं को दी है, हम तो पढ़ भी नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, मास्टर भी उसकी बार बार तारीफ करते थे और वो पूरे उसका मॉनिटर भी था, वो इंटेलिजेंट भी था, ऐसी बात नहीं है, वो इंटेलिजेंट भी था पढ़ाई में। तो इसीलिए जो धनराम है उसने कभी भी उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बेटा, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो देखिए, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य तो हुआ। धनराम उसकी कार्य कुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा है। और इसी बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भूलकर यह काम स्वीकार कर लिया। देखिए, मोहन को हैरानी होती है, एक तो इस बात पे होती है ज्यादा तो कि भाई इसने लोहे की छड़ को एकदम सटीक गोलाई कैसे दे ली, ये तो इसका काम ही नहीं है, इनका काम तो कुंडली बनाना है और वो जो जन्म कुंडली है, किसी की शादी की तारीख है, ये तो इन कामों में माहिर है। तो ये जो है, इसने कैसे एक लोहे की छड़ को परफेक्ट जो गोलाई दे दी, एक सटीक गोलाई दे दी, एक तो ये चीज उसको हैरान कर रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा जो
वो हैरान हुआ कि भाई ये पंडितों का लड़का है और इसने कैसे स्वीकार कर लिया कि मैं ये काम खुद अपने हाथों से कर दूं। तो ये दोनों चीजें उसके लिए बड़ी शॉक्ड जो है उसको आश्चर्यचकित करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो कि कैसे इसने लोहे की छड़ को सटीक गोलाई दे दी, एकदम परफेक्ट इसने गोला बना दिया लोहे की एक छड़ का। और दूसरा ये कि भाई ये तो पंडित जाति का था, इसने लोहार वाले काम को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। चौथा प्रश्न है बेटा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? एक नया चैप्टर कहा है लेखक ने जब वो लखनऊ जाता है। ठीक है, लखनऊ आने के बाद, हाँ जब वो लखनऊ आ गया था बेटा, पहुंच गया था, उसकी जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो कैसे कैसे क्यों कहा है उसके नया अध्याय? तो देखिए, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसीलिए कहा है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। पहली चीज, गांव से था शहर में आ गया, शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। किस लिए आया था वो? पढ़ाई पूरी करने के लिए। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसीलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकरी वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। देखिए, अपने गांव में क्या था, बेशक वो ठीक ठाक से परिवार से था, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन परिवार में उसके माता पिता का सम्मान था, उसका सम्मान था। सेकेंडली वो एक मेधावी स्टूडेंट था, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मास्टर भी वाह वाह करते थे, पूरे स्कूल का वो मास्टर था। तो एक यहाँ पे उसको बूस्टअप मिला था कुछ करने के लिए कि हाँ कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही वो शहर में जाता है, उसको शहर का एक वैसे ही नयापन लगता है। शहर में एकदम उसको शहर में मतलब वहां के माहौल में ढलना ये एक चैलेंज था, क्योंकि गांव के आदमी को एकदम शहर में जाना मुश्किल होता है उतना ही जितना कि एक शहर के आदमी को गांव में सरवाइव करना, क्योंकि दोनों की जिंदगी अपनी अपनी होती है बेटा, अपना अपना स्टाइल होता है। तो एक तो वहां गया, दूसरा वो बेटा जिस रिश्तेदार के पास गया था उसने उसकी पढ़ाई नहीं करवाई आगे, कह के तो वो यही क्या था कि इसकी पढ़ाई करवा देंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई जो भी उनके रिश्तेदार थे लखनऊ में, बल्कि उसको काम ढूंढना, कहीं वर्कशॉप में लगा दिया, कहीं फैक्ट्री में लगा दिया। तो एक्चुअल में उसने जिंदगी का नया अध्याय सीखा, और वो क्या था? वो ये था कि बेशक आप ब्राह्मण हो लेकिन आपको करके खाना ही पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण हो आपको पकी पकाई यहाँ नहीं मिलेगी। तो बेशक वो एक्सपीरियंस वो जो था उसका वो सुखद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं नया चैप्टर तो था ही। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बेटा, मास्टर त्रिलोक सिंह ने किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है? किस कथन को कहा था ना, जुबान का चाबुक, एक लाइन आई थी यहाँ पे जब हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, तो क्या था वो? धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा याद ना कर पाने पर, है ना, जब वो धनराम 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था तो मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है। अब क्या था बेटा, वो लोहारों का लड़का था, तो जब उसको सॉरी ये 13 का पहाड़ा नहीं आया तो मास्टर ने ये कहा कि तेरा दिमाग में क्या है, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसीलिए तुझे कोई चीज आसानी से समझ में नहीं आती और ना ही कभी आएगी। ठीक है, तो ये व्यंग वचन उन्होंने बोले थे, इसीलिए लेखक ने उसे चाबुक जो है, लेखक ने जबान की चाबुक कहा था, मतलब कि जुबान से किसी को पिटाई कर देनी। एक तो होता है ना चाबुक लेके खाल उधेड़ देनी किसी के, और एक होता है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी को फिजिकली नहीं मारते, किसी को फिजिकली टॉर्चर तो नहीं करते, लेकिन कड़वा बोल के किसी को मेंटली टॉर्चर हम जरूर कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही था। कहने का तात्पर्य यह कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी कि जुबान से की गई चोट। ये चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ भी हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रस्त होकर आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद जो पुश्तैनी काम था उसमें लग गया। ठीक है बेटा, अब है आपका यहाँ पे 6वां प्रश्न है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है, एक यहाँ पे लाइन है आपके प्रश्न में कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी क्या होती है बेटा? जो आपके जाति के लोग होते हैं। क्या सहारा होता है? तो आपका प्रश्न है कि किससे कहे ये शब्द? तो उपयुक्त वाक्य जो है, वंशीधर ने अपने बिरादरी के
युवा रमेश से कहे थे। ठीक है, और ख है आपका किस प्रसंग में कहे थे, मतलब क्या हुआ था कि भाई ये बात कही। जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ के लिए जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात कही थी कि भाई हाँ भी ये जो है बिरादरी का यही तो सहारा होता है। क्या सहारा होता है? जो रमेश था उनका रिश्तेदार था, उनकी ये गोती भाई था, जैसे जाति भाई हम कह देते हैं, तो उनकी रिश्तेदारी में से वो था, उनकी कास्ट में से वो था, उनकी या उनके गांव से कह लो कुछ ना कुछ रिश्तेदारी पड़ती थी। तो जब वंशीधर चिंतित थे कि भाई अपने बेटे की आगे कहाँ पढ़ाई, क्योंकि स्कूल जितना था वो तो उसके बच्चे ने कर लिया था, लेकिन रमेश ये कहता है कि कोई बात नहीं है भाई, आप अपने बेटे को मेरे साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज सकते हो। तो इस प्रसंग में कृतज्ञता होता है किसी का एहसान मानना, वो प्रकट करते हुए वंशीधर ने ये बातें कही थी। और वंशीधर कौन था बेटा? ये इसका पिता था, ठीक है, मोहन का। ग प्रश्न है यहाँ पे कि किस आशय से कहा था, यानी कि क्या मतलब था उनकी ये बात कहने का। तो क्या था? बस एक कृतज्ञता भाव ही था, ये मैंने यही बता दिया बेटा आपको कि वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव से आशय से कहा था कि भाई शुक्रिया अदा करने के लिए कि हाँ ठीक है भाई, अपनों का यही तो सहारा होता है, यानी कि आप अपने हो इसलिए आप हमारी मदद कर रहे हो। वंशीधर के कहने का आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर एक दूसरे की सहायता की जाए। घ है बेटा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? मतलब ये जो बात कही थी उसने, तो क्या वो पूरा उतरता है इस बात पे? ठीक है, इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रमेश होता है वो इतना कमीना निकलता है, वो उसको पढ़ाई के लिए नहीं भेजता, ना उसकी पढ़ाई पूरी करवाता है, बस उसको इधर उधर फैक्ट्रियों में काम दिलवा देता है। इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा न हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया था। मतलब उसको फैक्ट्री में जरूर लगा दिया, लेकिन जब वो वापस आता था तो उसको घर के काम जो है उससे लिए जाते थे। ठीक है बेटा, आगे है सेकंड क्वेश्चन। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक क्या होता बेटा? सृजना करने वाले, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, कुछ नया जो लेके आते हैं। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो क्या है बेटा? उपयुक्त वाक्य ये मोहन के लिए कहा गया है। आंखों में किसकी चमक, किसके लिए किसकी चमक थी बेटा? किसकी आंखों में चमक थी? सर्जक काम के लिए। जब वो धनराम को देखता है मोहन, वो लोहे की छड़ को मोड़ते और उससे वो बन नहीं रही थी, तो तब उसकी आंखों में जब वो लोहे को मोड़ देता है तो एक सर्जक की चमक आती है। जैसे एक कलाकार होता है ना, कई बार कोई जैसे कोई मूर्ति बना देता है या कोई पोर्ट्रेट बना देता है, फिर वो खुद देखता है कि वाह ये मैंने बनाई है, खुद अपने काम को कई बार हम सराहते हैं। ठीक है, तो एक सर्जक की चमक है जो मोहन की आंखों में नजर आती है। ख है बेटा, किस प्रसंग में कहा गया है? कब कब हुई थी ये बात? अभी जो मैंने बताई दी आपको कि जब मोहन भट्टी के पास बैठकर वो जो काम करते हैं बेटा, ठीक है, और वो जो उसका धनराम है वो ये काम कर नहीं पाता। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ बेटा। ठीक है, वो ये काम कर नहीं पाता तो वो किसकी फिर हेल्प कर देता है? वो अपने दोस्त की मदद कर देता है और वो एकदम उसको साथ उसको वो जोड़ देता है, खुद ही जोड़ देता है वो। ठीक है बेटा, जो भी इसमें त्रुटि होती है उसको गोलाई में ढालकर सुडोल बना देता है और तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ग, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? किन पहलुओं को? तो सिंपल सी बात है बेटा कि वो जातिगत भेदभाव को छोड़कर अब वो एक सर्जक बन गया था। तो यह मोहन की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता कि भाई मैं पंडित हूं तो मैं लोहार का काम नहीं करूंगा, तो वो जाति से नहीं जोड़ता कि अगर मैं पंडित हूं तो मैं पुरोहितगिरी करूंगा और ये लोहार है तो इसको लोहार वाला काम करना चाहिए, अगर कोई जो कुम्हार है तो उसको मिट्टी का काम करना चाहिए, है ना। तो वो ऐसा नहीं समझता। तो ये इसके चरित्र की विशेषता है। अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। उसका जो मित्र है वो परेशान हो रहा था काम कर करके, लेकिन फिर जब उसने देखा कि भाई उसने सही मतलब ये तंग हो रहा है तो उसने क्या किया, वो काम उसका खुद से कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके प्रश्न 7 और इसमें आप जो मेन क्वेश्चन है बेटा, आप सिर्फ इसमें ये 4, 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपने कॉपीज पे लिखने हैं, इन्हें लिख 6 और 7 लिखने की आपको जरूरत नहीं बेटा। 6 और 7 जो दिया हो ना ये मत करना, बस 5 क्वेश्चन जो है आपने वो आपने कॉपीज पे लिखने हैं, समझने आपने सारे हैं।
ठीक है। लेकिन अपनी जो फेयर कॉपी है उस पे सिर्फ जो फर्स्ट 5 हैं आपने ये गलता लोहा के वही प्रश्न करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी तो प्रश्न आपको उससे भी ज्यादा अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।